चलिए, पिछली क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, उसका एक्सप्रेशन भी हमने डिराइव किया। ठीक है, मैं आपके सामने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। आपने डिराइव किया था हाफ mv²। अगर m मास का कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वैल्यू होगी हाफ mv²। ठीक है, इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हमको पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करना है। ठीक है, आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। एनर्जी एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उस पोजीशन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो बहुत सारे टाइप्स की होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैं आपके सामने इसके 4 टाइप लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दूसरा टाइप है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा टाइप मैं आपके सामने लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। और फोर्थ टाइप है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देंगे यहां पर ये सारी पोटेंशियल एनर्जीज जो है, ठीक है, वो अलग अलग कारणों से होती है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करें तो आपको पता है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना। मान लो ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपन ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड जो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की रहेगी या ऑब्जेक्ट की रहेगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। आप जानते हैं ये अर्थ की वजह से होगी। ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से भी हो सकती है। आपको पता है यूनिवर्स में कहीं पर भी 2 मास रखे हों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम और पढ़ेंगे आगे, इसको आपने 9th क्लास में पढ़ा है ग्रेविटेशन में। ठीक है, दूसरी एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, आपके पास सपोज करो कोई रबर बैंड है, ठीक है, आपने उसको स्ट्रेच किया, खींचा ऐसे पकड़ के, तो जब आप खींचोगे तो वो इलोंगेट हो जाएगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, वो लेंथ बढ़ने की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है। ठीक है, उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको हम फ्री कर देंगे, आपने खींच के रखा है तो वो इलोंगेट है, आप जैसे उसको फ्री करोगे, छोड़ दोगे, वो वापस अपने शेप में आ जाएगा। दैट इज ड्यू टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आपने खींचा है, जिस रबर बैंड को आपने खींचा है, ठीक है, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो चुकी थी, उस एनर्जी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे चार्जेस के बारे में अगर बात करें, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरे पॉजिटिव चार्ज के नजदीक रखा हुआ है। आपको पता है ये दोनों चार्जेस एक दूसरे की वजह से रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, अगर चार्जेस को आपने किसी डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखा, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने मान ली r, अगर आप इन चार्जेस को फ्री कर दोगे तो ये चार्जेस अपने आप दूर जाने लगेंगे। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगी, यहां पे r की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, r' मान लिया। ठीक है, तो यहां पे जो डिस्टेंस बढ़ रही है, आप बात को समझ पा रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है, ये चार्जेस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूर जाने का कारण है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही अगर मैग्नेट के बारे में बात करें,
ये एक मैग्नेट हमने लिया, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, उसके पास अगर कोई दूसरा मैग्नेट लेके आओगे, ये नॉर्थ ये साउथ, तो ये दोनों नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पता है आपको, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो ये मैग्नेट के ऊपर अपने आप फोर्स लगेगा, मैग्नेट से एक दूसरे से दूर जाएगी, दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां आपके सामने 4 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिखी है, ठीक है। इनमें से 2 टाइप आपको 11th क्लास में पढ़ने हैं और 2 टाइप्स आपको 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी की फिजिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं आपको, ठीक है, ये 2 एनर्जीज 11th क्लास में पढ़नी है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं यहां पे आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। तो हम अगर पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं केवल, मतलब आप दिमाग के अंदर रखो कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 11th क्लास में पढ़ेंगे अपन और ये दोनों पढ़ेंगे हम 12th क्लास में, ठीक है। तो यहां आपके सामने मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चलिए तो हम अर्थ सरफेस ले लेते हैं। ये तो हो गया आपका अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इसका मास हमने मान लिया m, मास इज इक्वल टू m हमने मान लिया, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर, ठीक है, किसी हाइट पे लेकर जाना चाहता हूं, ठीक है। यहां से उठाया मैंने इसको और मैं लेके गया इस हाइट पे, ठीक है। ये नई पोजीशन है ऑब्जेक्ट की एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये हाइट को हमने h मान लिया, ठीक है। आपको पता है कि इसका मास अभी भी m ही रहेगा, है ना। अब इस पूरी प्रोसेस में, है ना, सरफेस के ऊपर से उठाकर h हाइट तक ले जाने में हमको वर्क करना पड़ेगा, ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, आप ध्यान दें, ठीक है। यहां वर्क कितना करना पड़ेगा इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। हमें वर्क कैलकुलेट करना है, तो वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे एक बात बताओ कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, तो यहां उसका वेट होगा, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। अर्थ अगर अपनी तरफ खींच रही है, इसका मतलब इस बॉडी का जो वेट है, मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, आपको पता है वेट तो चेंज होता नहीं है, ये बॉडी के वेट को मैंने लिख दिया यहां पे mg। ये वेट एक्चुअल में क्या है, फोर्स है जो अर्थ लगा रही है। आप जानते हैं वेट इज नथिंग बट इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। तो जितना इसका वेट है उतना ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, समझते हैं आप। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सरफेस से h हाइट पर लेकर जाना है, तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स कितना होगा, बॉडी के वेट के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आती है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि वर्क कैलकुलेट करना है h हाइट तक ले जाने में, तो वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जो है वो बॉडी के वेट के बराबर होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जिस हाइट तक लेकर जा रहे हैं वो हाइट यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगी। ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। तो यहां से वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेट के बराबर लगाया, वेट की वैल्यू mg, हाइट कितनी हाइट तक लेकर जा रहे हैं, डायग्राम में हमने हाइट को h अज्यूम किया है। आप देख पा रहे हैं अगर mg इसका वेट है और h हाइट तक अगर हम इसको लेकर जा रहे हैं तो वर्क हो जाएगा mgh। और आपको ये पता है कि जो वर्क हम करेंगे इस बॉडी को उठाकर h हाइट तक ले जाने में,
वही वर्क स्टोर हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में। ध्यान देंगे आप, whatever amount of work you have done in moving the object up to height h will be converted to its energy। ये जो वर्क हमने किया है यही वर्क कन्वर्ट हो जाएगा, काई में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर दूं, पोटेंशियल एनर्जी हमको डिस्कस करना है। आपको पता है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। 4 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने लिखी हुई है, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। 2 हमको अभी पढ़ना है, जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अभी हमने बात की है, ठीक है। एनर्जी मतलब एबिलिटी टू डू वर्क। जैसे ही हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं उसकी डेफिनेशन आपके दिमाग में आती है कि एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, मतलब व्हाटएवर अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव डन, ठीक है, इट इज डन एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। ये बात आपको समझ में आती है। तो हमें अगर एनर्जी निकालना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जब इसको उठाकर h हाइट पे रखेंगे, कितनी एनर्जी होगी, जितना हमने वर्क किया। तो वर्क हमको कैलकुलेट करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, जितना उसका वेट होगा। ये बात आप समझते हैं। अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, वेट ज्यादा है, देन वी विल हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कम है तो हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो फोर्स हम अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे वो वेट के बराबर होगा। वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट के बराबर है यहाँ पे। तो हमने लिखा है फोर्स को वेट इनटू हाइट, mgh। ये एक्सप्रेशन आपको याद रहेगा, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक थ्योरम। नेक्स्ट हमको एक थ्योरम के बारे में पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ध्यान देंगे सभी, ठीक है। मैं यहां आपके सामने लिख रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, देखें। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने इसका स्टेटमेंट लिख दूं, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, इज कन्वर्टेड टू इट्स एनर्जी। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया है तो जितने अमाउंट में आप वर्क करोगे, जो मैग्नीट्यूड होगा वर्क का, उतनी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एनर्जी है तो हम वर्क कर सकते हैं एनर्जी के बराबर। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया है तो वो वर्क उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसको मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली आप लिख सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। मैं आपको बोल रहा हूं कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब उस बॉडी के अंदर इनिशियली अगर कोई एनर्जी है और उसके बाद हमने उसके ऊपर वर्क किया है तो उसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। मतलब वर्क डन बराबर होगा चेंज इन एनर्जी के। मैथमेटिकली क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू डेल ई, एनर्जी में चेंज के बराबर आपका वर्क डन हो जाएगा। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। ध्यान देंगे यहां हमने लिखा है चेंज इन एनर्जी। अब ये एनर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है, ये दिमाग के अंदर रखना है। वर्क डन इज इक्वल टू वी में राइट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वी में राइट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वी में राइट चेंज इन एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी। ये सभी एनर्जीज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। हम इसको यहां पे प्रूव करने वाले हैं फॉर काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं इसका प्रूफ लिखूंगा यहां पे, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको कुछ एजम्पशंस लेना है, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ एजम्पशंस लेने वाले हैं। एजम्पशंस में हम क्या ले रहे हैं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट की, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास कितना है, m है। उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम u एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को हम यहां पे v मान रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि वेलोसिटी अगर u से बढ़कर v हुई है, इसका मतलब आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाया होगा। हमने फोर्स को F मान लिया। आपको यह भी पता है कि अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया गया, इसका मतलब बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा। डिस्प्लेसमेंट को हमने S मान लिया, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन होगा, सारी चीजें यहां पे तय है, कोई समस्या नहीं है। आप चाहो तो एक्सेलरेशन को भी यहां पे A लिख सकते हो। कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। मैं आपके सामने यहां पे डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। ये एक केस हमने यहां पे अज्यूम कर लिया। ये आपके पास एक प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये हमने एक बॉक्स को यहां पे प्लेस किया, ठीक है। ये बॉक्स हमने यहां पे रख दिया जिसका मास कितना है, m है। ये बॉक्स इनिशियली कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी u है। एक्चुअल में आप ध्यान रखें, द ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट, ठीक है, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। ध्यान देंगे आप, ये पॉइंट मैंने A मान लिया, ये इधर कहीं से मूव करते हुए आ रहा है, लगातार इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है। द बॉक्स इज मूविंग विथ u कांस्टेंट वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और ये इस वेलोसिटी से चलते हुए आ रहा है लगातार, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही ये बॉक्स पहुंचता है A पॉइंट पर, ठीक है, जैसे ही ये A पर पहुंचता है, ये रुका नहीं है, अभी भी चल रहा है। A पर पहुंचते ही इसके ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने मान लिया F। अब आपको पता है कि A पर पहुंचने के बाद अगर फोर्स लगाओगे तो A के बाद इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। हमने ऐसा मान लिया कि ये फोर्स हमने कब तक लगाया है, जब तक कि आपका बॉक्स A से चलकर B पॉइंट पर नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। A से B तक हमने फोर्स लगाया है, लगातार एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है। आपको पता है फोर्स लगाने से बॉक्स की वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। B पॉइंट तक आते आते इसकी वेलोसिटी बढ़कर हो चुकी है V। फाइनल वेलोसिटी इज V। B पॉइंट के बाद हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब अब ये बॉक्स आपका लगातार V वेलोसिटी से मूव करेगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है A और B पॉइंट के बीच में, इस डिस्प्लेसमेंट को हमने मान लिया S, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इज S फ्रॉम पॉइंट A टू B। ये बात आपको समझ में आती है। हमें यहां वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करना है। मैं आपके सामने यहां पे वर्क का एक्सप्रेशन लेके चलूंगा। आपको पता है वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैंने यहां पे वर्क का फॉर्मूला लिखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए W इज इक्वल टू, फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इज S, ठीक है। आप यहां मेंशन करेंगे, ठीक है, F इज इक्वल टू ma बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमने कहां से लिखा है, न्यूटन सेकेंड लॉ से लिखा है, ठीक है। हमने F को ma पुट कर दिया, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखें अब हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इट इज, एक्सेलरेशन यहां पे जो दिखाई आपको दे रहा है, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। आपको समझ में आ रहा होगा ये वैल्यू मैंने कहां से पुट की है,
हमने पहले भी काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करते समय ये कंसेप्ट यूज किया था। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहां से आप एक्सेलरेशन को लिखोगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ऐसा लिखा जा सकता है। ये हमने यहां पे थर्ड इक्वेशन से ये a की जगह यहां पे s आएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये हमने यहां वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट। ध्यान देंगे यहां पे डिस्प्लेसमेंट s से s कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, आपको मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू m को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, आपको मिलेगा mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये जो वर्क आपको मिला है ये mv स्क्वायर बाय 2 क्या है यहां पे, इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ध्यान देंगे mv स्क्वायर बाय 2 ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ mv स्क्वायर हमने डिराइव किया है इसको। ये v फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है मतलब हाफ mv स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल kf, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं मान रहा हूं ki। आप देखिए हाफ mv स्क्वायर को फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, माइनस हाफ mu स्क्वायर, u इज इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपको वर्क डन मिल रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी kf माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ki। ठीक है, आप काइनेटिक फाइनल में से काइनेटिक इनिशियल को जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात आपको समझ में आती है। फाइनल काइनेटिक में से इनिशियल काइनेटिक को माइनस कर दोगे तो कितनी चेंज हुई है एनर्जी, इनिशियली इतनी थी फाइनली इतनी हो गई, डिफरेंस निकालोगे तो चेंज मिल जाएगा। आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, जो वर्क एनर्जी थ्योरम आप लेकर चल रहे थे इनिशियली, ध्यान देंगे फिर से, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या लिखा था आपने। ठीक है, द थ्योरम स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड टू इट्स एनर्जी। जितना अमाउंट में वर्क करोगे वो उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे आपने वर्क डन इज इक्वल टू लिखा था चेंज इन एनर्जी, हमने वर्क यहां पे किया है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को u से v तक बढ़ाने में। कितना वर्क किया है आपके सामने है, फॉर्मूला लिखोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू पुट करोगे m इंटू ए, न्यूटन के सेकंड लॉ से, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से पुट करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व कर देना है, आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वर्क डन का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यहां तक आप डेरिवेशंस नोट कर लें। ठीक है, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। आपने छोटी क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा है, 9th क्लास में इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, आपने इसको प्रूव भी किया होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो इसका स्टेटमेंट देखेंगे, आप सभी लोगों को इसका स्टेटमेंट पता होगा। ठीक है, नहीं भी पता है तो आप एक बार देख कर आए इसका स्टेटमेंट, देन प्रूव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको स्टडी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।